हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में झोंक दी धूल। FATF की ग्रे लिस्ट से हटते ही जैश ने बढ़ा दी आतंकवादी एक्टिविटी। हेडक्वार्टर्स की तस्वीरों से हुआ सबसे बड़ा खुलासा, जिसने मचा कर रख दिया भारत से लेकर अमेरिका तक हड़कंप। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत ने फिक्स किया रशिया का दौरा। आखिर क्यों अचानक रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं ये भारतीय मंत्री? जैसे ही पता चला कि कल डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर भारत को झटका देने वाले हैं, बताएंगे भारत की रणनीति। तो वहीं भारत के लिए बड़े ही खतरे की खबर पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहे मोहम्मद यूनुस अब अप्रैल में बांग्लादेश जाएंगे पाकिस्तान के ये डिप्टी प्रधानमंत्री। जी हां, आखिर अब कौन सी पकाने वाले हैं खिचड़ी? बताएंगे पाकिस्तान से यूनुस की दोस्ती और बांग्लादेश में ISI अफसरों के दौरे के बीच अब ये नया दौरा होने वाला है बांग्लादेश का पाकिस्तान की ओर से। तो वहीं धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया जोश। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मिली बहुत बड़ी राहत। एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश, भारत और भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में झोंकी धूल। FATF की जैसे ही ग्रे लिस्ट से हटा की जैश ने बढ़ाई है आतंकवादी एक्टिविटी। हेडक्वार्टर की तस्वीरों से हो गया है सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों पाकिस्तान ने हालिया समय में दुनिया को लगातार ये बताने की कोशिश की है कि आतंक पर उसका रुख सख्त है। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को आतंक से पीड़ित देश के तौर पर भी पेश करता रहा है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। पाकिस्तान में आतंकी गुटों को पनाह मिलना और उनका फलना फूलना जारी है। पाकिस्तान के बहावलपुर में बने आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ये बीते 3 साल में तेजी से बढ़ा है। खास तौर से अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान के FATF की ग्रे पाकिस्तान के हटने के बाद जैश हेडक्वार्टर का आकार दुगना हो गया है। दोस्तों जैश सरगना अजहर मसूद और दूसरे लोग भी अपनी गतिविधियां लगातार बढ़ा रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जैश हेडक्वार्टर परिसर करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है। 2011 से 2012 में जब ये बना तो 9 एकड़ से भी कम था। अब इसमें कई नई इमारतें बन गई हैं, इनमें एक मस्जिद और पशुओं के लिए अस्तबल शामिल है। ये सब तब हो रहा है जब जैश ए मोहम्मद पर पाकिस्तान सरकार ने बैन लगाया हुआ है। खास बात दोस्तों ये है कि जैश का ये कॉरिडोर यानी परिसर पाकिस्तानी आर्मी के बहावलपुर कैंटोनमेंट से 6 किलोमीटर और एयरफोर्स स्टेशन से महज 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है। जैश हेडक्वार्टर की इमारत बढ़ने के साथ साथ इस गुट के शीर्ष लोग भी दिखने लगे हैं। हाल ही में मसूद अजहर के तलहा अल सैफ का एक मंच से भाषण देते हुए वीडियो भी सामने आया था। दोस्तों वाकई में इस खबर ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की, खासकर शहबाज शरीफ की पोल खोलकर रख दी है। पूरी दुनिया को जता दिया है इसने कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आतंकवाद पर पाकिस्तान रोक नहीं लगाएगा। वो अपना नाम आतंकिस्तान नहीं बिगाड़ना चाहता। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत ने फिक्स किया रशिया का दौरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में अपने पहले संबोधन में कई बड़ी घोषणाएं की। इसमें भारत, जापान और साउथ कोरिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ शामिल है। ट्रंप ने कहा है कि ये 2 अप्रैल से लागू हो जाएगा। उन्होंने बाहरी सामानों को घृणित और गंदा कहा जो बिना टेस्टिंग के अमेरिका आ रहे हैं। अमेरिका के इस झटके के बीच भारत ने रूस दौरा फिक्स कर दिया है। दोस्तों विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी 7 मार्च को रशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। भारत के लिए यह दौरा अहम होने वाला है। भारत और रशिया के बीच व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक वे अपने रूसी समकक्ष के साथ चर्चा करेंगे और शीर्ष रूसी नेतृत्व से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक में व्यापार और निवेश के विस्तार, खासतौर पर भारतीय निर्यात को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय व्यापार संतुलित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रशिया से भारत को ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। जी हाँ दोस्तों, हम लगातार अपने खबरों से यही कहते रहते हैं कि अमेरिका में चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, भारत को रशिया को हमेशा ही साधना पड़ेगा एज अ बैकअप। और यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन भी भारत को साधे रखते हैं। जो बाइडेन की गवर्नमेंट में जब हर तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था व्लादिमीर पुतिन के ऊपर यानी रशिया के ऊपर, उसके बावजूद भी भारत ने रशिया के प्रोडक्ट्स को खरीदकर पुतिन की बहुत बड़ी हेल्प की थी। और अब ऐसे में जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में अगर आप देखें तो परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पर रशिया ही भारत के लिए काम आने वाला है।
यानी कि रशिया भारत के लिए वो देश है, वो मित्र है, वो भाई है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन भारत और रशिया की दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इतिहास गवाह है अमेरिका कभी किसी का होकर नहीं रहा। जी हाँ, उसने हमेशा ही अपने देश का फायदा सोचा है, चाहे उसके लिए दूसरे देश को नुकसान ही क्यों ना हो जाए। दोस्तों अगर आप हमारी इस बात से सहमत है तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक दबाते ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहे मोहम्मद यूनुस अप्रैल में अब बांग्लादेश जाएंगे। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार। दोस्तों बांग्लादेश और पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों के बीच बुधवार को महत्वपूर्ण वार्ता हुई। ये बैठक अप्रैल में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के संभावित दौरे से पहले हुई। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार देखने को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच संबंध कमजोर पड़ गए थे। पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी इमरान अहमद सिद्दीकी ने बांग्लादेश के विदेश सचिव एम जसीम उद्दीन से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का एक पत्र बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार को सौंपा। विदेश सचिव स्तर की वार्ता और संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक को फिर से शुरू करने पर जोर दिया गया, जिनकी पिछली बैठकें 2010 और 2005 में हुई थी। डेली स्टार की रिपोर्ट्स के मुताबिक उप प्रधानमंत्री इशाक डार इस साल अप्रैल में बांग्लादेश का दौरा करेंगे। बांग्लादेश ने अपने सभी बंदरगाहों को पाकिस्तानी जहाजों के लिए खोल दिया है। दोस्तों सूत्रों की माने तो ऐसा करते हुए शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की लगातार मांग कर रहे मोहम्मद यूनुस भारत को भी एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि आपको बता दें, एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज पाकिस्तानी कासिम बंदरगाह से 25,000 टन चावल लेकर रवाना हुआ था और इसी सप्ताह यह जहाज बांग्लादेश की चटगांव बंदरगाह पहुंच जाएगा। यहां करीब 60% चावल उतारने के बाद जहाज मोंगला बंदरगाह की ओर बढ़ जाएगा। मोंगला पोर्ट पर बाकी 40% चावल उतारकर जहाज वापस रवाना होगा। यानी कि लगातार पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा करके मोहम्मद यूनुस भारत को बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि वो शेख हसीना को वापस करें, नहीं तो वो भारत विरोधी लगातार फैसले लेंगे। दोस्तों पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती, यहाँ तक कि ISI अफसरों के दौरे वाकई में भारत के लिए खतरे का सबब बनते जा रहे हैं। 53 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधे समुद्री व्यापार शुरू हुआ हो। बांग्लादेश की आर्मी के सीनियर अफसरों ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर का दौरा किया है, तो वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अफसर भी ढाका का दौरा कर चुके हैं, जो वाकई में मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। दोस्तों भारत के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश ने भारतीय सीमा के पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पाकिस्तानी अफसरों का दौरा करवाया है, उनको बॉर्डर एरियाज में लेकर गया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी सेना ने तुर्की से ड्रोन भी निगरानी अभियानों के लिए भारतीय सीमा पर लगाए हैं। अब आप ही देखिए कैसे ये भारत के लिए खतरा साबित नहीं होगा। बिल्कुल होगा। अगर मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं तो फिर भारत के भी एक्शन का इंतजार उनको करना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, अभी लेटेस्ट ही जानकारी है, रात में ही आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हसीना के प्रत्यर्पण के लिए मैंने भारत को 2 पत्र भेजे हैं, पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया हाथ नहीं लगी। अभी तक कोई प्रतिक्रिया हमको नहीं मिली है भारत की ओर से। सरकारी समाचार एजेंसी BSS की रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन स्थित स्काई न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, न केवल उनके खिलाफ बल्कि उससे जुड़े सभी लोगों के खिलाफ, उनके परिवारों के खिलाफ, परिवार के मेंबर्स के खिलाफ, उसके ग्राहकों या सहयोगियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। बांग्लादेश ने उनके खिलाफ 2 गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। यूनुस ने कहा कि उन्होंने औपचारिक पत्र भेजे थे, लेकिन नई दिल्ली से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया हाथ नहीं लगी है। भारत ने अब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया उन लेटर्स का। और दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है, मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि भारत कैसे भी शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दे। अब ऐसे में मोहम्मद यूनुस की इतनी गंदी करतूत के बाद दोस्तों क्या लगता है आपको कि भारत को शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए? देखते हैं हमारी भारत की प्रिय जनता, हमारे प्रिय व्यूअर्स क्या अपनी राय देते हैं इस मुद्दे पर। आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं दोस्तों, मोहम्मद यूनुस सिर्फ शेख हसीना को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की खालिदा जिया का भी खेल खराब करना चाहते हैं ये। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था उस वक्त जेल में बंद खालिदा जिया सबसे ज्यादा खुश थी। आप समझ सकते हैं जेल में बंद होने के बावजूद भी वो सबसे ज्यादा खुश हुई थी कि शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन आज जो उनका व्यवहार है दोस्तों, आज जो वहां पर स्थिति है, खालिदा जिया शेख हसीना के सरकार में होने से ज्यादा दुखी नजर आ रही है, क्योंकि खालिदा जिया को यह लगा था कि हसीना के जाने से वो सरकार में आएंगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं
नहीं आ रहा, और दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस भी नहीं चाहते कि बांग्लादेश में चुनाव हो, क्योंकि चुनाव होंगे तो उनको सत्ता छोड़नी पड़ जाएगी। तो ये है दोस्तों बांग्लादेश की डिप्लोमेसी जो हमने आपको बताया है। पसंद आए तो सामने लाइक है और कमेंट में ग्रेट लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर ताइवान का अमेरिका से हथियार खरीदने का बहुत बड़ा फैसला, रक्षा बजट भी बढ़ाया, चीन से आर पार के मूड में दिखाई दिए हैं ताइवानी चिंगते। दोस्तों ताइवान ने अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने का फैसला लिया है। ताइवान आने वाले समय में अमेरिका से हथियार खरीद बढ़ाएगा, साथ ही अपने रक्षा खर्च में भी ताइवान बढ़ोतरी करने जा रहा है। ताइवान की ओर से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब चीन के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की ओर से हालिया समय में ऐसे बयान सामने आए हैं जिनमें उन्होंने ताइवान पर सैन्य हमले का संकेत दिया गया है। इससे ताइवान की चिंता बढ़ी हुई है और वो हथियार खरीदने से अपनी सेना को मजबूत करना चाहता है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान के उप विदेश मंत्री फ्रांसवा चीह-चुंग वू ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका देश अमेरिका के साथ करीबी सुरक्षा संबंध चाहता है। वू ने कहा कि रक्षा बजट बढ़ाने का मतलब है कि अमेरिका से और हथियार खरीदे जाएंगे, क्योंकि यूरोपीय देश ताइवान को हथियार बेचने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जापान भी अपने हाथ खींचता दिखाई दे रहा है। साथ ही ताइवान अब अपने जीडीपी का 3% रक्षा पर खर्च करेगा। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने फरवरी में इसका ऐलान कर दिया है। दोस्तों अगली खबर आपको बता दे, जहां अब यूक्रेन को सीक्रेट इनपुट्स नहीं देगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की नोक झोंक के बाद लिया गया ये सबसे बड़ा फैसला। दोस्तों अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने क्लियर कर दिया है, पुष्टि कर दी है कि अमेरिका अब यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा नहीं करेगा और खुफिया जानकारी साझा करने को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, जिससे यूक्रेनी सेना की रूसी सेना को निशाना बनाने की क्षमता पर गंभीर असर पड़ सकता है। रैटक्लिफ ने कहा है कि वे यूक्रेन के साथ शांति के मामले पर काम में सहयोग की उम्मीद करते हैं। उनका बयान खास तौर से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को किए गए अपील के बाद सामने आया है। जी हां, ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 4 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप ने कीव के लिए सभी सैन्य सहायता को निलंबित करने का आदेश दिया था, जो अब तक की दी जा रही समर्थन को भी शामिल करता है। ऐसा माना यह जा रहा है कि यह फैसला ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच विवाद के बाद दबाव डालने के लिए लिया गया है। दोस्तों अगली खबर बता दें, पाकिस्तान से बात करने पर क्या खत्म होगा जम्मू कश्मीर में खून खराबा, आखिर क्यों उमर अब्दुल्ला के विधायक ने की वकालत। दोस्तों जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेका के विधायक अली मोहम्मद सागर ने एक बहुत बड़ी वकालत की। उन्होंने बुधवार को जम्मू कश्मीर में खून खराबा समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को कहा है। साथ ही कहा है कि कब्रिस्तानों की खामोशी को शांति नहीं समझा जाना चाहिए। विधानसभा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अली मोहम्मद सागर ने भाजपा पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री एवं 7 बार विधायक रह चुके सागर ने कहा कि जब भी डॉक्टर साहब यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया तो भाजपा खफा हो गई, नाराज हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान एक विफल देश है, लेकिन कश्मीर में रक्तपात को समाप्त करने के लिए आपको उन्हें अपने साथ लेना होगा। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा पसर गया है जो दीर्घकाल के लिए नुकसानदायक है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान से बात करने पर ही जम्मू कश्मीर में खून खराबा रुकेगा। आखिर क्यों उमर अब्दुल्ला के विधायकों को, मंत्रियों को, नेताओं को ये बातें समझ में नहीं आती, क्यों वो पाकिस्तान की वकालत करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, कमेंट अवश्य करिएगा। अगली खबर बता दें, तालिबान ने उखाड़े पाकिस्तानी सेना के पैर, अफगानिस्तान बॉर्डर पर सटीक बमबारी से तबाह कर दी उनकी चौकियां। डूरंड लाइन पर युद्ध जैसे दिख रहे हैं हालात। बता दें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच सीमा पर संघर्ष तेज हो रहा है। बीते 14 दिनों से दोनों देशों के सुरक्षा बलों में हो रही गोलीबारी के चलते स्थिति तनावपूर्ण है। डूरंड रेखा के पास तालिबान यानी IEA ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें अफगान बलों को भारी तोपों से 3 पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाते और उनको तबाह करते हुए दिखाया गया है। इससे तुर्कम बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दोस्तों काबुल फ्रंट लाइन ने एक वीडियो शेयर करते हुए यह दावा किया है कि गोलीबारी शुरू होने के बाद अफगान तालिबान बलों ने तोपों और दूसरे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। इसमें पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को नष्ट कर दिया गया। ये घटना डूरंड रेखा पर हुई जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है। इस झड़प से दोनों देशों के बीच पहले ही तनाव काफी ज्यादा था और ज्यादा अब बढ़ चुका है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां 80,000 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। आगामी 5 महीने में होंगे सबसे बड़े बदलाव। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से वो लगातार
लगातार अमेरिका के सरकारी विभागों से लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। ट्रंप IRA, USAID, FEMA और EPA जैसे महत्वपूर्ण एजेंसियों से 20,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुके हैं। अब वो एक बार फिर से 80,000 लोगों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। शीर्ष स्तरीय कर्मचारियों को अगस्त में व्यापक पुनर्गठन के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। एजेंसी के अधिकारियों से व्हाइट हाउस के सरकारी दक्षता विभाग यानी डॉजी के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है। वेटरन्स विभाग के ज्ञापन में कहा गया है कि डॉजी के साथ समन्वय का मकसद व्यवहारिक और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाते हुए आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना है। आपको बता दें दोस्तों कि DOGE यानी डॉजी अरबपति उद्योगपति एलोन मस्क के दिशा निर्देशों पर काम करता है। साथ ही साथ आपको बता दें चीन ने 3000 साल पुरानी कपड़ा बुनने वाली तकनीक से ठीक कर डाला लड़ाकू विमान। हाथ मलता रह गया अमेरिका। जी हाँ, चीन ने अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों को ज्यादा टिकाऊ और असरदार बनाने के लिए 3000 साल पुरानी तकनीक का सहारा लिया है। इस खबर से अमेरिका का को बहुत बड़ा झटका लगना लाजमी है, क्योंकि अमेरिका स्टील्थ फाइटर जेट जैसे F-22 रैप्टर को रडार, शोषक कोस्टिंग के परतों के खराब होने की दिक्कतों से जूझ रहा है। ऐसे में चाइना की तरफ से यह खबर उसके लिए बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। चीन ने बेहद पुराना और अनूठी बुनाई तकनीक से इसका हल निकाल लिया है, जिसमें विद्युत चालक धागों को खास तरीके से बुना गया है। ये कंटेंट 8 से 26 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की 90.6% रडार तरंगों को अवशोषित कर सकता है, जो पारंपरिक कोटिंग से ज्यादा प्रभावी है। क्योंकि दोस्तों लड़ाकू विमान जो होते हैं वो स्टील तकनीक वाले कोटिंग्स पर निर्भर करते हैं, जिसमें अब चाइना बेहतरीन बनने वाला है। अगली खबर आपको बता दें, जहां एर्दोगन के मंत्री की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी, जिससे बड़ी तनातनी। दोनों देशों ने राजदूतों को कर दिया तलब। सीरिया बना इनकी असली वजह है। जी हाँ, ईरान और तुर्की के बीच कूटनीतिक तकरार बढ़ती जा रही है। तुर्की ईरान में तनाव की वजह सीरिया बना है, जहां दोनों ही देश अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। हालिया विवाद तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान के उस बयान के बाद शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने ईरान को सीरिया की स्थिरता भंग न करने की चेतावनी दी थी। इस पर ईरान भड़क गया है। दोनों ही देशों ने इस मुद्दे पर एक दूसरे के राजदूतों को तलब कर लिया और अपना विरोध दर्ज कराया है। तो वहीं बता दें, सऊदी अरब से इस्लामी चरमपंथ खत्म करेंगे मोहम्मद बिन सलमान का ये बयान हुआ वायरल। क्या है इसके मायने बता दें। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक वीडियो के माध्यम से सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि उनका ये वीडियो पुराना है, लेकिन हालिया दिनों में इसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा। इस वीडियो में MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान इस्लामिक अतिवाद को खत्म करने और उदार इस्लाम को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। ये वीडियो 2017 के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव यानी FII कॉन्फ्रेंस का है। इसी सम्मेलन में विजन 2030 के तहत सऊदी में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। दोस्तों सऊदी अरब के इस बयान ने वाकई में तहलका मचा दिया है, क्योंकि सऊदी अरब एक ऐसा इस्लामी कंट्री है जो टिपिकल इस्लामी कल्चर को फॉलो नहीं करता, जो अब हर कल्चर का रिस्पेक्ट करना शुरू कर रहा है, जिससे कि बाकी मुस्लिम देश चिढ़ते नजर आते हैं। वहीं आपको बता दें, क्या चीन कनाडा के जवाबी एक्शन से बैकफुट पर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब टैरिफ में छूट की कर रहे हैं प्लानिंग। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा और चाइना के जवाबी एक्शन के बाद माना यह जा रहा है कि बैकफुट पर पहुंच चुके हैं। अब वो अपनी सरकार के तहत ऑटोमोटिव सेक्टर जैसे क्षेत्रों को अमेरिकी टैरिफ से बचाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ये जानकारी वाणिज्य विभाग के प्रमुख हावर्ड लुटनिक ने एक अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप विशेष सेक्टरों को कुछ राहत देने का अंतिम निर्णय लेंगे, क्योंकि दोस्तों ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ WTO पहुंचा था अभी कनाडा। जस्टिन ट्रूडो ने कहा था आवश्यकता पड़ी तो हम भी प्रतिक्रिया देंगे। ऐसे में अब थोड़े ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब हर एक देश डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देते नजर आते हैं। यहाँ तक कि एक ने कहा कि हम भी अमेरिका के 15 लाख घरों की बत्ती कर देंगे गुल। कनाडा के ओंटारियो प्रांत के प्रीमियर डग फोर्ड ने अमेरिका पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि हम भी अमेरिका की बत्ती गुल कर देंगे। दरअसल कनाडा के ओंटारियो प्रांत से अमेरिका के 3 राज्यों में बिजली की सप्लाई की जाती है, इसीलिए ये बड़ी धमकी दी गई। वहीं बता दें, औरंगजेब का गुणगान करने वाले अबू आजमी पर भड़के सीएम योगी जी। कहा अबू आजमी को यूपी भेज दो, हम उसका उपचार कर देंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब को लेकर विवाद जारी है। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने हाल ही में औरंगजेब के समर्थन में बयान दिया था। उनके बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। खुद शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे आजमी का जमकर विरोध किया। इसके बाद अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी औरंगजेब विवाद पर बयान जारी किया। सीएम योगी जी ने साफ तौर पर कह दिया कि औरंगजेब को हीरो बताने वाले को यहाँ रहने का कोई अधिकार है ही नहीं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अपने संबोधन में सीएम योगी जी ने कहा कि समाजवादी का एक नेता है, उस कम वक्त को औरंगजेब अच्छा लगता है, वो औरंगजेब को अपना आदर्श बताता है। हिम्मत है तो उसको पार्टी से बाहर करो। समाजवादी पार्टी को उस नेता को लेकर खंडन करना चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए, नहीं तो उसे यहाँ बुलाइए। उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का उपचार अच्छे से करता है। योगी जी ने सभा पर भारत की आस्था पर प्रहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि औरंगजेब ने जजिया कर
लगाया, मंदिर तोड़े और भारत का इस्लामीकरण करने की कोशिश की। कोई सभ्य मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे एक बूंद पानी के लिए तरसा देगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पे सवाल किया कि वो महाकुंभ जैसे आयोजन की आलोचना करती है और दूसरी ओर औरंगजेब जैसे दुर्दांत और धर्मार्थ शासक का महिमा मंडन करती है। फडणवीस ने कहा है कि अब वो आजमी को जेल में डालेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी ने विधान परिषद में कहा कि मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने पर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके योद्धा पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या अपनी निजी राय देना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर बता दें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर लगाया 200 रुपए का जुर्माना। वीर सावरकर पर की थी इन्होंने टिप्पणी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यह जुर्माना लगाया। साथ ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दी है कि 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी कोर्ट में हर हाल में हाजिर हों। यदि इस तारीख को वो पेश नहीं हुए तो उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, नीतीश कुमार ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। ललन सिंह का सबसे बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने बुधवार को दावा किया है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव जब 1990 में मुख्यमंत्री बने थे तब कोई उनके समर्थन में नहीं था। सभी विधायक उनके विरोध में थे और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने में उनकी मदद की थी। ललन सिंह ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ने कैंपेन करके लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एक भी विधायक लालू यादव को पसंद नहीं कर रहा था। खुद वो अपने प्रस्तावक थे और एक शिव शंकर जो मास्टर साहब और विधायक थे उनके समर्थक थे। वो क्या बोलेंगे? उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वहीं दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां सिर्फ अब 36 मिनट में केदारनाथ पहुंचेंगे श्रद्धालु। कैबिनेट ने उत्तराखंड में 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स को दे दी मंजूरी। दोस्तों, बाबा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए जाना अब काफी आसान हो गया है। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए 2 अलग अलग रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत 6800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी जानकारी दी है। तो वहीं मोदी सरकार ने किसानों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि ये फैसले न केवल यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाएंगे बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगे। किसानों की भलाई के लिए सरकार ने लाइव स्टॉक हेल्थ PSR योजना को मंजूरी दी है। ये योजना पशुओं की देखभाल और बीमारियों की रोकथाम पर केंद्रित होगी। सरकार ने FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज और अन्य गंभीर पशु रोगों की रोकथाम के लिए एक व्यापक परियोजना तैयार की है। जी हाँ, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।